शुरू करेंगे आज का एनालिसिस। जो स्टॉक है उसका नाम है डीज़ा इंडिया लिमिटेड। और आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट था। यहाँ पे एक सेटिंग बटन है और सेटिंग बटन में प्लेबैक स्पीड में जाके आप यहाँ पे अपने चॉइस का स्पीड सिलेक्ट करके इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और एक अच्छा डेटा पॉइंट है, उसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जो इंडियन फॉरेन रिजर्व जो फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर शुरू हो गया था, उसकी वजह से इंडियन फॉरेन रिजर्व ड्रास्टिकली नीचे आ गए थे। इसका रीजन ये था कि वॉर की वजह से क्रूड का प्राइस ऊपर चला गया था। और अभी जैसे आपको पता है कि क्रूड अभी स्टेबल होना शुरू हो चुका है $75 के नीचे। तो ये फॉरेन रिजर्व यहाँ से इंप्रूव होते हुए हमें नजर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो स्टॉक सिलेक्ट किया था उसमें आगे बढ़ेंगे। तो डीज़ा इंडिया लिमिटेड को सिलेक्ट करने का क्या रीजन है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसका कैश फ्लो क्या है, इसके बैलेंस शीट्स क्या है ना, उसको चेक करेंगे दोस्तों। तो उसके पहले इसका बिजनेस मॉडल में जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है। एक लीडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये फाउंड्री सिस्टम्स के लिए। तो फाउंड्री क्या होती है, तो फाउंड्री दोस्तों क्या होती है वो मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करता हूँ। तो जो इंजीनियर्स है हमारे व्यूअर्स, उनको ये समझ में आता है कि फाउंड्री क्या होती है। लेकिन बाकी के व्यूअर्स के लिए मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा कि जब पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि पुल्ली हो गया, ठीक है, ये एक पुल्ली है जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये पुल्ली को अगर प्रोड्यूस करना है ना, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं कि जैसे एक प्रोसेस हो गया मशीनिंग प्रोसेस, लेट्स एग्जांपल, ठीक है। दूसरा हो गया फाउंड्री प्रोसेस। तो मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो पुल्ली है ना, पुल्ली को एक सॉलिड स्टॉक एक सॉलिड बार स्टॉक से इसको बनाया जाता है। तो एक सॉलिड प्लेट ली जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और उसके ऊपर मशीनिंग जो है वो किया जाएगा। तो मशीनिंग अगर होता है तो क्या होगा, अगर हम लोग इसके ऊपर इसका मशीनिंग होता है तो ये पार्ट जो है ना उसको ट्रिम किया जाएगा। ये वाले पार्ट को मशीन टूल से निकाला जाएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, ये वेस्ट हो जाएगा। ये वाला जो प्लेट हमने सिलेक्ट किया था जो पिंक कलर का है, उसमें से अगर ये पार्ट को निकाल दिया जाएगा तो एक सर्कुलर पुली हमको मिल सकता है। लेकिन उससे क्या होगा, इसका वेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे एक सर्कुलर होल भी है जिसमें मोटर का शाफ्ट लगता है, ठीक है। तो वो भी अगर यहाँ से ये जो मटेरियल है उसका मशीनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। तो एक पुल्ली बनानी है तो मशीनिंग प्रोसेस ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर 1000 पुल्ली बनानी है या उसका मास प्रोडक्शन हमें करना है तो यहाँ पे इसका कॉस्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे ये कॉस्ट अगर आपको बचाना है, ये जो वेस्टेज है उसको अगर आपको सेव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पुली को फाउंड्री प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाउंड्री क्या होती है अभी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा आपको। इस तरीके से मोल्ड होते हैं। तो मोल्ड क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। इसका साइज वेरी हो सकता है। अगर आपका पुल्ली का साइज बहुत बड़ा है तो इस मोल्ड का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मोल्ड में ना एक ढांचा है, ये बेसिकली एक ढांचा है जिसका वुडन का एक ढांचा रहता है। उसमें सैंड जो है ना, सिलिका सैंड होती है दोस्तों, सिंपल सैंड नहीं, सिलिका सैंड होती है, उसको भरा जाता है। तो और उस ऐसी 2 पेटियां होती है। तो ये ऊपर का मोल्ड हो गया और ये नीचे का मोल्ड हो गया। तो ये हो गया मोल्ड। अभी मैं पुली के बदले क्या करता हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल एग्जांपल। जैसे कि ये हमने डिस्कस किया अभी मोल्ड। तो मोल्ड में सैंड जो है उसको कॉम्पैक्ट किया गया, इसमें सैंड को भरा गया, ठोच के इसमें सैंड को ये भरा जाता है। ठोच के मतलब कि जितना हो सकता है उतना प्रेशर से ये सैंड को ये मोल्ड में भरा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक पैटर्न जो है ना उसका ये बनाया जाता है। तो पैटर्न क्या होता है, एक लकड़ी के ऊपर जो पुल्ली है या जो भी पार्ट है उसका इमेज क्रिएट किया जाता है, या पुल्ली का जो साइज है वो साइज के हिसाब से ये पैटर्न को वुडन ब्लॉक के ऊपर इसका शेप क्रिएट किया जाता है। और वो उसी शेप को ये जो मोल्ड बनाए है ना हमने, जो सैंड के मोल्ड है उसमें आधा रखा जाता है। तो आधा ये जो पुल्ली है ना उसका आधा पार्ट जो है ना, आधा पार्ट जो हमने पैटर्न बनाया, ये जो पैटर्न बनाया उसका आधा पार्ट नीचे आएगा और आधा पार्ट ऊपर आ जाएगा। और जब इसको बंद किया जाएगा तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा। तो वो सर्कल शेप अंदर क्रिएट हो जाएगा पूरे पुल्ली का। तो
वो जो पुली है जब उसको निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पे कैविटी हो जाएगी। कैविटी मतलब क्या, उसका ढांचा बन जाएगा, उसका एक शेप बन जाएगा। तो वो शेप क्या, इस तरीके से एक एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो जिसका एक दूसरा पार्ट रहता है जो जिसका शेप बहुत सिंपल है। तो ये हो गई अपनी पुली। लेट से एग्जांपल ये अपनी पुली है, उसको हमने मोल्ड में मतलब मिट्टी में इसको ठोच के जो मिट्टी भरी है उसमें इस पार्ट को डाला और फिर निकाला। तो यहाँ पे क्या उसका ऑपोजिट शेप है ना, ये जो पार्ट का शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया दोस्तों। ठीक है, आप मेरे साथ हैं दोस्तों, आपको चीजें आपको समझ में आती होगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और आपको समझ में नहीं आई तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें वो प्रोसेस जो है वो समझनी होती है। जब स्टॉक एनालिसिस होता है तो उसकी प्रोसेस भी हमें समझनी होती है दोस्तों। तो उससे क्या मिलता है, कन्विक्शन मिलता है, एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो यहाँ पे आगे जाएंगे, ये शेप को इस मिट्टी में डालने के बाद इसको निकाला जाएगा। तो ये उसका ऑपोजिट शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी इसमें क्या किया जाएगा, मोल्टन मेटल जो है वो पोर किया जाएगा। मोल्टन मेटल क्या होता है, जो भी होता है मेटल उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट पे आगे उसको हीट किया जाता है। तो उसका क्या हो जाएगा, एक लिक्विड शेप में, सॉलिड मेटल को एक लिक्विड शेप में लिया जाता है और फिर उसको यहाँ पे पोर किया जाता है। अगर यहाँ पे हम पोर करेंगे और उसको थोड़ी देर उसको रेस्ट होने देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मेटल भरा है वो इसमें अपना शेप ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर लेगा। और जब ये सैंड को निकाला जाएगा तो हमें जो भी शेप का ऑब्जेक्ट चाहिए वो शेप हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से हमने जो पुली बनाई है ना, हमने जो पैटर्न बनाए थे यहाँ पे, ये जो वुडन पैटर्न थे, लकड़ी के जो थे पैटर्न, जो हमने डिस्कस किए कि आधे यहाँ पे रहेंगे और आधा शेप ऊपर रहेगा। और जब वो और उसकी कैविटी बनाई जाए, उसकी कैविटी बनाई जाएगी और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे छोटे छोटे होल क्रिएट किए जाएंगे और ये होल में से, ये जो होल दिखते हैं ना आपको, यहाँ से ये जो होल है यहाँ से एक मोल्टन मेटल को पोर किया जाएगा। और जब वो मोल्टन मेटल यहाँ पे जो कैविटी बनाई है हमने पैटर्न की, उसका शेप ले लेगा ना, तो अपनी पैटर्न जो है, अपना जो पुली है वो दोस्तों रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम पूरा वेस्ट जो है ना उसको सेव कर सकते हैं। पुली का वेस्ट जो है वो ये प्रोसेस से हम सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है फाउंड्री प्रोसेस। आई होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो उसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसके मशीन्स बनाते हैं तो बेसिकली क्या है, फाउंड्री सिस्टम के लिए जो मशीन्स लगते हैं ना उसको ये लोग ने ऑटोमेटेड किया है। तो एडवांस लेवल पे ये लोग उसको लेके गए हैं। अभी जो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया वो बहुत ही सिंपल कन्वेंशनल प्रोसेस है। यही प्रोसेस को ये लोग ने एडवांस किया हुआ है, इनके ऑटोमेटेड इसके मशीन्स बनाए हुए हैं। तो ये क्या है ना, एक क्रिएटिव लोग है दोस्तों, ये एक जर्मन प्लेयर है। अगर आप देखेंगे डीजा होल्डिंग एजी एक जर्मन कंपनी है जिसने एक अच्छे मशीन्स, एक प्रोसेस को ऑटोमेटेड करके उसके मशीन्स बनाए हैं। अभी उसके इंटरनेट जो पेज है उसमें जाएंगे हम लोग तो ज्यादा समझ में आता है हमको। ठीक है, यहाँ पे अगर हम गए यहाँ पे और इसका वेबसाइट पे गए तो क्या नजर आता है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फाउंड्री जो है उसके लिए अपने है मशीन्स वो सप्लाई करते हैं। तो फाउंड्री प्रोडक्ट्स जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज होते हैं, रेलवे के लिए भी यूज होते हैं, विंड एनर्जी के लिए भी यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होते हैं, एरोस्पेस में भी जो फाउंड्री से जो पार्ट निकलते हैं वो यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं, शिपयार्ड में भी यूज होते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी जो फाउंड्री से जो प्रोडक्ट निकलते हैं ना, जो हमने पुली जैसा एग्जांपल जो लिया ना, तो पुली में क्या था दोस्तों, एक कॉम्प्लिकेटेड शेप था। तो जहां पे भी एक कॉम्प्लिकेटेड शेप आएगा जिसको मशीनिंग से प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप जब मास प्रोडक्शन करना है तो फाउंड्री से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये इन्होंने जो इंडस्ट्री में इनके जो प्रोडक्ट जाते हैं वो इतने इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स जो है जो फाउंड्री से निकलते हैं वो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए इनके प्रोडक्ट्स। उसके अलावा इनके इंटरनेट पेजेस पे यहाँ पे जाएंगे ना तो उनके मशीन्स जो है ना उन्होंने उस मशीन्स को 3 ब्रांड में इन्होंने उसको डिवाइड किया है। ये फर्स्ट है सिम्पसन। तो ये सिम्पसन जो है वो क्या करते हैं, ये जो सैंड होती है ना उसको मिक्स करने का इनका मशीन से वो बनाते हैं। वो ब्रांड का नाम है सिम्पसन। ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सैंड टेस्टिंग मशीन भी है इनके, मिक्स म्यूलर नाम का भी एक मशीन है, और स्पीड म्यूलर ये भी इनका मशीन है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा आगे जाएंगे तो और एक ब्रांड थी इनकी स्ट्राइको वेस्टोफन। तो ये जो ब्रांड है वो क्या करती है, स्ट्राइको वेस्टोफन, हाँ वो देखेंगे तो
हमको क्या करना होगा, जो भी मेटल है जो हम लोग पोर करते हैं ना, जिसको मेल्ट करते हैं, वो फर्नेस में किया जाता है दोस्तों। तो मेटल जो लिया उसको उसको मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट मतलब कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसके ऊपर उसको हीट किया जाएगा। ऐसा समझिए आप कि जो मेटल है उसको हीट करने के लिए हमें फर्नेस चाहिए। तो इनके कुछ 6 टाइप के इनके इनके ऑटोमेटेड फर्नेसेस भी है। उसका नाम है मेल्टिंग एंड होल्डिंग फर्नेसेस, स्ट्राइकोमेल्टर, प्यूरिफिशियंसी, इन सेल मेल्टिंग, शार्ट मेल्टिंग फर्नेस, चिप मेल्टिंग फर्नेस और होल्डिंग फर्नेस। ये हो गया उनकी दूसरी ब्रांड। ठीक है, तो यहां पे मोल्टन मेटल को प्रोसेस किया जाता है फर्नेस के अंदर। ठीक है, ये और एक है वो विलाब्रेटर, थर्ड ब्रांड है इनका विलाब्रेटर। तो जो भी पार्ट मोल्ड से बाहर निकलता है उसको फिनिश किया जाएगा दोस्तों, उसको पेंटिंग किया जाएगा ताकि उसको करोजन होने से हम प्रोटेक्ट कर सके। तो पेंटिंग करने से पेंटिंग करने से पहले उसको शॉर्ट ब्लास्ट किया जाता है दोस्तों। तो ब्लास्टिंग से क्या होता है कि उसका सरफेस फिनिश जो है ना, जिसके ऊपर मतलब कि अगर वो सरफेसेस को हमने सैंड ब्लास्टिंग किया है, ठीक है, या शॉर्ट ब्लास्टिंग किया है, तो पेंट जो है उसको चिपक के अच्छा बैठ जाता है, तो पार्ट की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए भी इनके ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स है। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग इक्विपमेंट है, व्हील ब्लास्ट इक्विपमेंट्स है, एयर ब्लास्ट एंड वेट ब्लास्ट इक्विपमेंट है, और ट्राइबोनिफिशन ट्राइबो फिनिशन। तो ये 4 टाइप के इनके सैंड ब्लास्टिंग के इक्विपमेंट है दोस्तों। और ये तीनों ब्रांड को या तीनों टाइप के अलग अलग जो मशीन है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इनका एक अलग डिवीजन है, उसका नाम है मोनिटाइजर। तो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये तीनों जो इनके मशीन है उससे वहां से डेटा लेके उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है दोस्तों फ्यूचर के लिए। तो वो इनका अलग से एक डिवीजन है, उसका नाम है मोनिटाइजर। तो ये भी एक अलग ब्रांड है इनकी, उसको भी ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे, मोनिटाइजर। सो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स क्या है, तो वो क्या है, वो उसको डिस्कवर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, रिफिल करते हैं उनके मॉनिटर को, नॉरिगेट करते हैं, डीजा के कुछ सॉल्यूशन देते हैं। तो मोनिटाइजर जो है वो बेसिकली एआई इंटीग्रेटेड इनका प्लेटफॉर्म है जो सारे मशीन से डेटा लेके उसको उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है बेसिकली। सो डिजिटलाइजेशन है, तो जो भी मशीन का डेटा है उसको डिजिटली उसको प्रोसेस करके कहाँ करेक्शन करना है या कोई मशीन को इंप्रूव करना है तो वो करते हैं दोस्तों यहाँ पे लोग। अभी जाएंगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या नजर आता है, जीरो डेट कंपनी है जिसने अपने असेट 24 करोड़ से 64 करोड़ तक एक्सपेंशन किया है। तो प्लांट कैपेसिटी जो है इनका 2.5 टाइम किया है, वो भी जीरो डेट बिना डेट लेके। ठीक है, इनके रिजर्व अगर आप देखेंगे मार्च 2017 से अभी तक ये लोग ने 91 करोड़ से 304 करोड़ तक का जंप लगाया है। सो दिस इज ऑल्सो थ्री टाइम इनके रिजर्व वैल्यू जो है वो ग्रो की है दोस्तों। ठीक है, और इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ का है जो बहुत ही कम है दोस्तों। ठीक है, और 1 करोड़ इक्विटी कैपिटल है और प्रमोटर का होल्डिंग 75% है दोस्तों। तो पब्लिक के पास क्या है, तो 17% है। तो 17% अगर इस मार्केट कैप के ऊपर अगर हम कैलकुलेट अगर इसको एस्टिमेट किया तो पब्लिक के पास कितना माल पड़ा है वो हम निकाल सकते हैं। पब्लिक के पास सिर्फ सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो गई मेरी, और एक बार करेंगे 1793 मल्टीप्लाई बाय इसका मार्केट कैपिटल से किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1700, तो 305 करोड़ रुपए का माल सिर्फ पब्लिक के पास पड़ा है। और ऑपरेटर को ये माल फियर क्रिएट करके लेना आता है और इस स्टॉक को चलाना आता है दोस्तों। तो 305 करोड़ रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर इस स्टॉक को अगर चलाना है ऑपरेटर को तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमने बैलेंस शीट चेक कर लिया, ग्रोइंग बैलेंस शीट है दोस्तों, डेट फ्री है कंपनी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखा तो हमें क्या नजर आता है, मार्च 2016 से लेके अब तक पिछले 10 साल में ये कंपनी ने 11 करोड़ से 54 करोड़ का जंप किया है। सो ये भी ये लोग ने अप्रोक्सीमेटली 5 गुना ग्रो किया है, वो भी जीरो डेट रह के। ठीक है, इसका क्या रीजन है दोस्तों कि वो लोग जीरो डेट रहते हैं और अपने असेट भी एक्सपांड कर रहे हैं। वो होता कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो भी प्रॉफिट आती है ना उसका एक नेट कैश फ्लो जनरेट होता है। ये कैश फ्लो को ये लोग वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों।
और अपने असेट को एक्सपांड करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना असेट को ये लोग ने यहां से कंटिन्यूसली एक्सपांड किया है। तो कैश फ्लो से जो आता है पैसा, जो इन्होंने प्रॉफिट किया है, तो सारे एक्सपेंसेस और टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है, उसको बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन। वो कैश फ्लो जो ऑपरेशन से जनरेट हुआ, उसी से ये लोग ने अपने असेट को एक्सपांड किया दोस्तों, ठीक है। तो यही एक तरीका है या यही एक नंबर है जो इंडिकेट करता है कि ये कंपनी को, ये जो मैनेजमेंट है उसको बिजनेस करना आता है दोस्तों। क्योंकि जीरो डेट रह के भी अपने असेट को एक्सपांड करना एक तारीफ होती है दोस्तों उसकी, ठीक है, उसको तारीफ किया जाएगा इस मैनेजमेंट का। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसका स्टॉक में क्या कुछ अच्छा वैल्यू है क्या, वो चेक करेंगे। तो वैल्यूएशन का अपना मैट्रिक्स आपको पता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैक्स हॉराइजन में इसका पी रेशियो जो है वो चेक करते हैं, और इसका मीडियन पी रेशियो था 39.1, मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है वो है 39.1, ठीक है, 39. और अभी ये जो करंट पी रेशियो है वो है 31.9 और मीडियन पी रेशियो है 39.1। तो ये स्टॉक सस्ता है और उसके प्रॉफिट लेवल यहाँ पे जो हमें ये नजर आते हैं वो हाईएस्ट एवर है, जो हमने यहाँ पे चेक भी किए। तो 54 करोड़ का इनका प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। और आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होगा, अगर इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो भी कन्वेंशनल मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फाउंड्री से जो पार्ट निकलते हैं, वो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो कन्वेंशनल जो है, वो मेथड कन्वेंशनल जूने मेथड है, और हमें उसको अपग्रेड करके आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे जाके ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ में कोई डाउट नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। और इसका एक टारगेट निकालने के लिए हमें क्या करना, इसका टारगेट क्या होगा दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अभी ये स्टॉक प्राइस है, उसका स्टॉक प्राइस है वो है 12,330 करोड़, जो एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, ठीक है। इसका मार्केट कैप जो है वो 1800 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। सो इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी, बेसिकली माइक्रो कैप मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। अभी इसका टारगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका ऑल टाइम हाई, इसका प्राइस जाने के लिए रेडी है। क्यों, उसका रीजन ये है कि ये जीरो डेट है कंपनी और उसने हाईएस्ट एवर अपने प्रॉफिट जो है वो पोस्ट की है, और इसका फ्यूचर में हमें कोई डाउट नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका टारगेट होगा 20,000 रुपीज का, है ना, जो कि अगले 16 महीने में आ जाना चाहिए, 16 मंथ में। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर इसका करंट प्राइस और इसका टारगेट जो है 20,000 रुपीज का, उसको अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे माइनस इसका करंट प्राइस, सो करंट प्राइस इज 20,000 का टारगेट माइनस 12,330 रुपीज, तो इसका डिफरेंस आता है 7,670 रुपीज। अगर इसका परसेंटेज गेन या इसका परसेंटेज गैप निकालते हैं इसके करंट प्राइस के साथ, तो क्या नजर आता है, वो नजर आता है 62%। अगर ये 62% अगर अगले 15 महीने में भी आ जाता है या 16 महीने में भी आ जाता है, तो इसको अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसका टारगेट सेट करते हैं 62% विद इन द हॉराइजन ऑफ 15 मंथ। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, तो आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, एक बिजनेस को समझा, इसके प्रोडक्ट क्या है वो समझे, ठीक है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है वो देखा। हमने कोई बाइंग और सेलिंग का टिप्स नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। थैंक यू।